एक खत लिखा था जिसमें वो कहती हैं कि जिस तरह से मछली जल के बाहर नहीं रह सकती है, ठीक उसी तरह से मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूं दीदी। मैं माफी मांगती हूं और अगर आप मुझे माफ नहीं करती हैं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे वापस आने दें और अपने स्नेह की छांव में जीवन व्यतीत करने का मौका दें। सोनाली गुहा के साथ ही हबीबपुर से टिकट मिलने के बावजूद बीजेपी में चली गई सरला मुर्मू और उत्तर दिनाजपुर के पूर्व विधायक अमोल आचार्य भी उन नेताओं में शुमार हैं जो घर वापसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। सरला मुर्मू कहती हैं कि अगर ममता दीदी मुझे स्वीकार कर लेती हैं तो मैं उनके साथ रहूंगी और पार्टी के लिए खूब मेहनत करूंगी। ऐसा ही कुछ हाल 2 बार के टीएमसी विधायक और उत्तर दिनाजपुर के जिला अध्यक्ष अमोल आचार्य का है। टिकट नहीं मिलने पर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, आपको याद होगा, लेकिन वहां भी उनके हाथ खाली ही रहे। अब अमोल आचार्य कहते हैं कि मैंने हमेशा से ममता बनर्जी को ही अपनी लीडर माना है। बीजेपी की बदला लेने की राजनीति उजागर हो गई है। मैंने, और खासकर ये बात वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सीबीआई का अभी जो सब कुछ प्रकरण चला है उस पर, और कह रहे हैं कि मैंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर माफी भी मांगी है। इधर मुकुल राय के बेटे, आप याद कीजिए 2 दिन पहले की बात है कि मुकुल राय के बेटे और बीजेपी नेता शुभ्रांशु राय ने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, यानी सब कुछ संभव है। दरअसल शुभ्रांशु राय की मां कृष्णा राय कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज कोलकाता के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इतना ही नहीं, खुद मुकुल राय भी कोरोना से संक्रमित हैं और धीरे धीरे वो इस संक्रमण से उबर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के युवा इकाई के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल जाकर शुभ्रांशु राय की मां का हालचाल लिया था, जिसके बाद राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात के कई मायने निकाल रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है दोस्तों कि अधिकतर भाजपा विधायक जो टीएमसी से बीजेपी में चले गए थे अब वापस टीएमसी में आना चाह रहे हैं बीजेपी को छोड़ करके, जिससे केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, उसकी हालत खराब हो गई है। तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मचने वाली भगदड़ से देश के आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा असर? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी में खासकर मचने वाली है भगदड़? ये इन्हीं सवालों के साथ दोस्तों आज हम न्यूज पॉइंट की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से हमारे साथी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सुमन भट्टाचार्य। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी, आप दोनों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का जो हमारे साथ इस वक्त तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 2 वे होता है, जहां आप भी अपने विचारों को रखते हैं, हम भी अपने विचारों को रखते हैं, हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं वो भी अपने विचारों को रखते हैं। इसलिए आप भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, आपके विचार, आपकी बातें हम देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सीधे सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो भगदड़ वाली बात है, भाजपा में मचने वाली है भगदड़, ये लगातार खबरें आ रही हैं। जो 3 चिट्ठियां, जो 3 लोगों के जो बयान है, 3 नहीं इनफैक्ट 4, शुभ्रांशु राय भी उसमें हो गए हैं। ये 4 लोगों के बयान क्या कुछ कहते हैं, और आप चूंकि कलकत्ता में सीधे हैं, वहां सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट हैंड आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। क्या सचमुच अगर ऐसा है तो फिर आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उस पर भी इसका असर तो पड़ेगा ही? क्या कहेंगे ओवरऑल? मेरे लिए क्वेश्चन है जी? बिल्कुल राजीव जी, और एक बात मैं जोड़ दूं, आज का जो डेवलपमेंट है, बीजेपी का जो स्टेट यूथ विंग का जो प्रेसिडेंट है वो एक एमपी भी है, उनका नाम है सौमित्र। बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग था जहां पे बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष जाने वाले थे। तो जैसे ही ये व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि दिलीप घोष सौमित्र खां जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बांकुड़ा में है, वहां पे जाने वाले हैं, तुरंत सौमित्र खान जी वो ग्रुप छोड़ दिए और वो मीटिंग में भी नहीं गया। और इससे बड़ा बात ये मजा का बात ये है, ये सौमित्र खान वो बंदा है जिसका बीबी ये असेंबली चुनाव से पहले सुजाता मंडल बीजेपी से छोड़ के तृणमूल चला गया था और तृणमूल में चली गई थी और तृणमूल उसको चुनाव में कैंडिडेट भी किया था। वो चुनाव हार गई, वो दूसरी बात है, लेकिन सुजाता मंडल कुछ देर पहले मेरे साथ एक टेलीविजन डिस्कशन में दावे से कहा जे अगला 75 दिन में हम लोग देखेंगे जे कितना भाजपा का एमएलए, भाजपा के पास अभी जो 75-75 एमएलए है, कितना एमएलए रहेंगे।
देखिए, एक बात तो मान लेना पड़ेगा, जे भाजपा या मेरे ख्याल से अमित शाह जी को बोलना चाहिए, जो अमित शाह जी जिन जिन लोगों को चुन चुन के लाया था, और बहुत सारे ऐसे लीडर भी थे, जैसे आप जिसके बारे में बोल रहे थे, राजीव बनर्जी, जो पहले वेस्ट बंगाल का मिनिस्टर भी था, जिनको चार्टर्ड प्लेन से मैं ले गया था दिल्ली, वो 2 तारीख की रिजल्ट के बाद एक बार भी अभी तक बीजेपी का कोई मीटिंग में नहीं आया। यहां पे खत्म नहीं होता है। और एक तृणमूल का पहला एमएलए था प्रवीर घोषाल, जिसको भी अमित शाह जी ने चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली में जाके उनके गले में वो सैफ्रॉन झंडा लहराया था। तो वो प्रवीर घोषाल इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से खड़ा हो गए थे और हार गए, लेकिन वो आज टेलीविजन में इंटरव्यू देके और प्रेस को बताया है कि बीजेपी एक बहुत ही खराब पार्टी है। क्यों खराब पार्टी है? क्योंकि बीजेपी का कोई लीडर उसका इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट दैट हिज मदर डाइड फ्यू डेज बैक। तो उनका जब माता जी का जब देहांत हो गया, तब कोई भी बीजेपी का लीडर उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बंदोपाध्याय प्रवीर घोषाल जी को फोन किया और पूछताछ किया। तो एक के बाद एक बीजेपी लीडर, मैं आपको एक आंकड़ा याद दिला दूं, जब पिछले चुनाव में जो 294 जो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया था, उनमें से 128 ऐसे बंदे थे जो तृणमूल से आए हुए थे। तो उनमें से कम 10 बंदे तो अभी तक चिट्ठी दे दिए हैं कि हम लोग वापस जाना चाहते हैं। 10 बंदे बिल्कुल एब्सकॉन्डिंग हो गया, जिनको ढूंढने से भी नहीं मिलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, राजीव बनर्जी, रोथिन चक्रवर्ती, ऐसे बहुत सारे जो पुराने एमएलए थे जिसको ढूंढने से नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी का हालत अगला 3 महीने में क्या होगा, यह देखने के लिए सब लोग वेट कर रहा है। 3 महीने। लेकिन एक सवाल इसके साथ और भी है, सुमन जी, आप ही से ये सवाल, फिर आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास। सवाल ये है कि जो कुछ भी वहां चल रहा है पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है बीजेपी के लिए, और खासकर 2019 में जब 18 सीटें आई थी, जो 18 सीटें जीतने के बाद बीजेपी को लग रहा था कि इन 18 सीटों में जो 126 विधानसभा है, वो अगर हम जीत लेते हैं और उसमें कुछ और इजाफा हो जाता है, तो आने वाले समय में इतना रहेगा कि वहां सरकार बीजेपी बना लेगी। लेकिन बीजेपी वो 18 सीटें जो चुनाव जीती थी, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में, उससे बहुत कम, यानी 77 पे आ गई। अब 77 पे आने के बाद भी 2 सीटें और कम हो गई हैं, अब 75 सीटें हैं बीजेपी के पास में। क्या असर आप देखते हैं आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है? जो चुनाव अब होंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, फिर उसके अलावा गोवा में, मणिपुर में, ऐसे जो राज्य हैं, उसके बाद 2022 के ही आखिर में चुनाव होना है, जिसमें गुजरात है और हिमाचल प्रदेश, ये 2 मुख्य प्रदेश हैं। तो उसके अलावा अब कश्मीर तो खैर केंद्र शासित हो गया है, लेकिन ये जो प्रदेश हैं उन पे, और खासकर जो उत्तर प्रदेश है, जहां लगभग आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है और योगी आदित्यनाथ को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो एक अलग मसला है। पश्चिम बंगाल से निकल करके अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत जाती, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में एक अलग ढंग से सामने उसका जो रूप रंग था होता, वो एक अलग होता। अब कुछ और नजर आ रहा है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि इसका असर, अगर 3 महीने जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी 3 महीने में कितनी भगदड़ मचने वाली है, वहां पे ये साफ नजर आएगा। अगर 3 महीने में ये सब कुछ होता है, तो आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, मेरा एक बात है, बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है, मेरे को मालूम नहीं है, प्रशांत किशोर जी जैसे बोला है, ये स्ट्रैटेजी अमित शाह बहुत खराब बनाता है, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन बीजेपी का प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रहा है, मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लम यह हो रहा है, जो बीजेपी को अभी लग रहा है कि ममता बनर्जी उसका नेशनल चैलेंजर बनेगी, तो इसीलिए उन्होंने सारे जगह पे ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोवा में कल बंगाल से एक भागा हुआ कैंडिडेट अनिर्बान गांगुली, उन्होंने गोवा में चीफ मिनिस्टर ने गोवा की जो बीजेपी प्रमोद सावंत ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जो बंगाल में क्या पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है उसके लिए बोला है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो आपको याद रहेगा, क्योंकि आप गोवा के इलेक्शन के बारे में पूछ रहे थे, आपको याद रहेगा गोवा में भी बीजेपी जोड़ तोड़ के गवर्नमेंट बनाया था।
बीजेपी के पास वहां पे अभी जो ये 27 एमएलए है, उनमें से 10 ऐसे एमएलए हैं जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। तो जब बीजेपी उन लोगों को बताया कि जो हम लोगों को कोई बंगाल में पीट रहा है, तो वो 10 एमएलए, क्योंकि वो पुराना कांग्रेस का एमएलए है, वो तुरंत बंगाल में तृणमूल के साथ कम्युनिकेशन में चला आया, क्योंकि उनको लगा भाई ऐसा तो कोई बाजार में आ गया है जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो ये बीजेपी एक बहुत गलत कर रहा है मेरे ख्याल से। ये जो नेशनली वो लोग बोल रहे हैं ना, जो ममता बनर्जी ये खराब है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में वायलेंस कर रहा है, जो प्रशांत किशोर का जिम्मेदारी था नेशनली ममता बनर्जी का ब्रांडिंग करना, वो बीजेपी कर दे रहा है। सारा जगह पे सारे लोगों को पता चल जा रहा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। आप 5 स्टेट के बारे में बोला था राजीव जी, तो गोवा और मणिपुर, ये दोनों स्टेट में तो बीजेपी को बहुत तकलीफ आने वाला है, क्योंकि ये दोनों जगह पे बीजेपी सरकार बनाया था दूसरों से मीन्स कांग्रेस से बंदे ला, कांग्रेस से एमएलए चुरा के, भागा के, डरा के किया था। तो ये जो बीजेपी का, या आप अगर स्पेसिफिक्स में जाएंगे, अमित शाह जी का जो खेल था, जो पीछे का खेल था, जो भी एमएलए जीतता है, माने एक टाइम में ये बात चलता था ना, जो इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, गवर्नमेंट तो बीजेपी बनाएगा। गोवा में ऐसे बनाया था, मणिपुर में ऐसे बनाया था, महाराष्ट्र में भी उन लोगों ने कोशिश किया था। तो बंगाल के बाद ना ये जो साइकोलॉजी जो बीजेपी में था, हम लोग किसी भी जगह में गवर्नमेंट बना सकते हैं, वो बिल्कुल नीचे चला गया है। और बीजेपी ने ये गलत कर रहा है, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के लिए अच्छा हो रहा है। सब लोगों को अभी पता चल रहा है जब बीजेपी को भी कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। बीजेपी अगर सीबीआई भेजता है, तो कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर भी है जो सीआईडी भेज सकता है, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो उन लोगों के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस है सारा खुला के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जी ये जो सारे 5 स्टेट में इलेक्शन होगा, गोवा, मणिपुर, यहां पे काफी असर पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे थे राजीव जी, इट वाज अ प्रिविलेज, मैं योगी आदित्यनाथ जी के इनविटेशन में जनवरी में, एक्चुअली 26, 27, 28 जनवरी मैं उत्तर प्रदेश घूमा था। तो उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी का कुछ चलता ही नहीं है, वहां पे तो योगी आदित्यनाथ जी का ही बोलबाला था। लेकिन अभी क्या होगा, ये कोरोना के बाद जितना क्वेश्चन योगी आदित्यनाथ जी के बारे में उठा है, मैं आज भी स्टोरी देख रहा था, जो आरएसएस कैसे सॉल्व करेगा ये योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का जो पर्सनल या आप बोलेंगे जो पॉलिटिकल कल्ट के मुताबिक जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेगा। देखिए इतने दिन तक तो मोदी और शाह अपना जो लाठी है घुमाता था, क्योंकि हम लोग इलेक्शन जिताते हैं भाई, तो तुम सारे लोगों को सुनना पड़ेगा। तुम सारे लोग, जैसे पिछले दिन अमलेंदु जी बोल रहे थे, सारे लीडर को 30 मीटर दूर में बैठ के, मोदी जी चेयर में बैठते थे और सारे लोग नीचे जमीन में बैठते थे, सुनना पड़ता था। तो बंगाल में तो सारे लोगों को, बंगाल की रिजल्ट के बाद सारे लोगों को पता चल गया मोदी जी का स्कोरबोर्ड में कितना रन है। 200 तो दूर, उन्होंने 77 किया, उसमें भी दोनों रन आउट हो गए, ठीक है। और बहुत सारे बंदे रन आउट, कैच, एलबीडब्ल्यू होगा, वो तो होगा ही। लेकिन ये इतने सारे विकेट गिर जाने के बाद कोई क्यों दूसरे कैप्टन को इतना भाव देगा। तो योगी जी भी मोदी जी को भाव नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से यूपी के इलेक्शन में, स्पेशली आफ्टर द फार्मर्स प्रोटेस्ट, इट विल बी ए ह्यूज चैलेंज फॉर बीजेपी के लिए सामने एक बिल्कुल पहाड़ है, जिसको बीजेपी कैसे पार करेगा वो किसी को पता नहीं है। सर जी अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी बातें अभी सुमन जी ने बताई हैं और उसमें से बहुत सारे सवाल भी निकल रहे हैं और उसके जवाब के लिए आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यही है कि जब हम देख रहे हैं एक लिटमस टेस्ट जो कहते हैं, और खासकर राजनीति में वो अगर देखा जाए तो आने वाले 5 राज्यों के लिए 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें सबसे बड़ा जो मामला था वो पश्चिम बंगाल का था और वो बीजेपी हार गई। इसके बाद अब बीजेपी में जो लोग टीएमसी से गए थे वो अब फिर से बीजेपी से टीएमसी में आना चाहते हैं और खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिससे बीजेपी आलाकमान, दिल्ली में जो लोग हैं, ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके चाणक्य कहे जाने वाले
अमित शाह, ये तमाम लोग काफी परेशान हैं और ये परेशानी साफ नजर आ रही है, क्योंकि मुकुल राय के बेटे अगर तारीफ करते हैं ममता बनर्जी की, तो यहां से उसके बाद प्रधानमंत्री फोन करते हैं और हालचाल पूछते हैं मुकुल राय से, जबकि मुकुल राय की पत्नी और मुकुल राय दोनों बीमार हैं, कोरोना से ग्रसित हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या है और क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले समय में, जैसा अभी सुमन जी बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में जो खासकर 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें से गोवा और मणिपुर को अगर हम किनारे रख भी दें, क्योंकि एन के प्रकारेण उन्होंने सरकार बना ली थी, कांग्रेस से छीन करके सरकार बनाई थी, लेकिन ये जो 3 राज्य हैं और 3 में से 2 राज्य जहां पे अभी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो आपने मुख्यमंत्री बदल दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की जुगत में लगे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी, जैसा अभी सुमन जी बता भी रहे थे कि वहां पर तो राज चलता है योगी का, वहां राज, जैसे पहले गोरखपुर में कहा जाता था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, अब यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, यह हो गया है। यहां कोई मोदी नहीं, कोई शाह नहीं, यह बात बिल्कुल साफ और सही बता रहे हैं सुमन जी। अब सवाल यह आता है यहां पर अमलिंदु जी कि क्या पश्चिम बंगाल ने इस देश के विपक्ष को एक आईना दिखा दिया है और इस देश के शासन जो हुक्मरान हैं, अभी जो शासन कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के लोग, और मोदी शाह को भी आईना दिखा दिया है, एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ पक्ष, दोनों को, कि देखो राजनीति हम करते हैं और इस ढंग से हम राजनीति करते हैं। विपक्षियों के लिए भी एक ये है, एक रास्ता है, आईना है। दूसरी तरफ पक्ष के लिए यानी कि बीजेपी के लिए यह आईना है कि आप ये मत सोचिए कि खुला मैदान, फर्रुखाबादी जो कहते हैं, वो बिल्कुल खुला मैदान हम छोड़ देंगे और आप आइए और जीत करके चले जाइए। और न जीत पाए तो जैसा अभी सुमन जी ने यह भी कहा कि, और ये हम लोग सुनते ही रहे हैं कि सरकार तो बनेगी बीजेपी की, लेकिन यहां न सरकार बनी और न आपकी जो विपक्ष में आप हैं, जिस दमखम के साथ 77 सीटें ला करके और आप 75 पे हैं, वो सीटें और आने वाले समय में कम हो जाएंगी। जब ऐसी स्थिति आएगी तो इसका असर बिहार पे भी पड़ेगा, ये साफ नजर आ रहा है। ओवरऑल ये एक, मैं पूरा का पूरा एक जो पूरी रूपरेखा है आपसे सवाल का, वो रूपरेखा मेरे सामने रख रहा था। ओवरऑल क्या कहेंगे इन पूरे मसले पे, और खासकर आने वाले समय में, आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये, और भाजपा में जो हम कह रहे हैं, भाजपा में भगदड़, ये जो भगदड़ है ये साफ अभी से उसकी आहट सुनाई दे रही है। आप क्या कहेंगे ओवरऑल पश्चिम बंगाल को लेकर, और उसके बाद उसका असर दूसरे राज्यों पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, हम लोग चुनाव के दौरान भी ये चर्चा कर रहे थे आपस में कि अगर पश्चिम बंगाल में मन मुताबिक फैसला नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के, तो भाजपा में चीजें बहुत खराब होने लग जाएंगी और अंदर अंदर जो है वो मोदी जी के लिए एक चुनौती जो एक तरीके से वो उठ खड़ी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक सांगठनिक ढांचा है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें जो है वो उलटफेर होने लगेंगी और बहुत से नए सवाल उठना खड़े हो जाएंगे। अब हो ये रहा है, मुझे लगता है ये पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से शुभ्रांशु राय बोले हैं और कई और विधायक बोले हैं, जिस तरीके से कई पूर्व नेताओं ने जो भाजपा में चले गए थे, ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख करके कहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा जो हिस्सा है वो टूटकर फिर से वापस जो ममता बनर्जी के पास चला जाएगा, तृणमूल कांग्रेस में चला जाएगा। और उसका कारण बहुत साफ है। देखिए, उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां जो भी वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट नहीं है, वो कुछ तृणमूल कांग्रेस से नाराज जो वोट था वो है, और जो लेफ्ट ऑफ कांग्रेस से वोट शिफ्ट हुआ कुछ वोट वो है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को वहां सस्टेन करने के लिए वहां सरकार चाहिए थी। अगर सरकार में होते तो ये इसको बना के रख सकते थे। अगर सरकार नहीं बनी है तो जाहिर सी बात है कि ये टूटन पैदा होगी। और जो लोग ममता बनर्जी से नाराज होकर गए हैं, उनको भी ये चीज समझ में आ रही है कि आगे आने वाला भविष्य जो है वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक नहीं है। वहां पे जो वोट था वो या तो ममता बनर्जी से टूट के गया हुआ है, या लेफ्ट और कांग्रेस का वोट है, जो अब इन परिस्थितियों में लौट के फिर लेफ्ट और कांग्रेस के पास, और ममता बनर्जी का वोट ममता बनर्जी के पास चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो 3 या 4% वोट जो कुछ है वही रह जाएगा। तो लोगों को देखिए, राजनीति कोई भी करता है तो वो अपना भविष्य सुधारने के लिए करता है। वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है अपना जीवन बलिदान करने के लिए नहीं करता है। क्योंकि जो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी में बंगाल में, वो स्वयंसेवक नहीं है, और स्वयंसेवक भी अगर होंगे तो इस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन का बलिदान नहीं दे देंगे। सब अपना जो है राजनीतिक भविष्य देखते हैं, तो सबको अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो समझ में आने लगा है। और जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट ने वहां एक तरीके से खामोश भूमिका के साथ ममता बनर्जी को वॉकओवर दे करके भारतीय जनता पार्टी को
जिस तरीके से परास्त कराया है, उसका भी एक संदेश जो वहां चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब पूरे देश भर में इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारा विपक्ष जो है वो इस तरीके से एक हो सकता है। अगर ये मैसेज जाना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका संदेश जो बंगाल में जाएगा, बाहर दूसरे जो राज्यों में अब चुनाव होने हैं वहां भी इसका संदेश जाना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि संदेश जिस तरीके से जाना शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल से, इसकी आप देखेंगे कि इसका असर जो है जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है उनमें भी निश्चित तौर पर दिखाई देने लगेगा। मुझे लगता है कि बंगाल से जो चीज शुरू हुई है, हालांकि मैं ये मानता हूं कि एक जो मुद्दा था जिसपे ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों थे, वो मुझे लगता है कि एक वक्त किसी भी तरीके से वहां से लेफ्ट का सफाया हो, तो वो लक्ष्य पूरा हो गया है। अब इस लक्ष्य को पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है कि आपका ये लक्ष्य तो पूरा हो गया कि चलिए लेफ्ट का सफाया हो जाए, लेकिन उस लेफ्ट के सफाए से भाजपा को कोई फायदा हो गया हो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी सरकार नहीं बनी। अगर सरकार बन जाती तो आप जो उस फायदे में रहते। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर वहां टूटन पैदा होगी, और जिस तरीके से चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बाहर से गए हुए थे, और दीदी लगातार पूरे चुनाव में कह रही थी ये बाहर से आए हुए, वो जब बाहर से आए हुए लोग जब वापस लौट गए हैं, और अब जो खबरें आ रही है वो चाहे सही हो या गलत हो, जिसका भाजपा लगातार प्रचार कर रही है कि साहब भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, अगर ये खबर सही है हम मान लेते हैं भाजपा सच बोल रही है, अगर ये सच मान लिया जाए तो सवाल तो ये भाजपा से उठेगा ना कि आपके जो लोग वहां जाकर के दम भर रहे थे कि हम जो है 2 मई के बाद दीदी के गुंजों को निकाल के बाहर कर देंगे, तो वो अब दीदी के गुंजों को बाहर निकालने वाले वहां जाके अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बचा रहे हैं? जो बाहर से गाड़ियां जाती थी एमपी नंबर की 100 200 गाड़ियां एक साथ जाती थी, वो सब गाड़ियां वहां क्यों दिखाई नहीं पड़ती हैं? क्यों आप अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये आपके आरोप सही है, हम इसको मान लें, बहुत सी चीजें सही हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके आरोप गलत है, बहुत सी चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन अगर ये बातें सही है और हम मान लें कि आपकी बातें 100% सही है, तो आपको वहां खड़ा होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खुश थे कि वह उनकी रैली में इतनी भीड़ आई है, और पिछली बार जब आए थे तो उनकी रैली में भीड़ नहीं थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब कलाई गुंडा जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? इस काम के लिए राज्यपाल को क्यों लगाया जाता है कि राज्यपाल जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले? मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था, अमित शाह जी को मिलना चाहिए था उन कार्यकर्ताओं से जाकर के, जो नहीं मिले जाकर के। देखिए दोनों का लक्ष्य जो है, मुझे लगता है कि केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं उनका लक्ष्य किसी भी तरीके से राज्यों की सरकारों पर कब्जा करना है, उसके बाद राज्यों को भूल जाना है। बिहार में ही आप बता दिए कि चुनाव के बाद से बिहार की तरफ जो है प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने कितनी बार पलट करके देखा है? नहीं देखा ना। बंगाल की तरफ भी नहीं देखेंगे। तो जब नहीं देखेंगे और आप इसलिए कि छोड़ के चले आएंगे, तो जो लोग इस भरोसे में आए थे कि आपके लोग जो है मिलकर वहां दीदी को बाहर खदेड़ देंगे, तो उनके सामने तो संकट होगा ही होगा। संकट तो बहुतों को अपनी गलती का भी एहसास होगा। तो वो एहसास जब हो रहा है तो मुझे लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि सब कुछ तो वहां प्रधानमंत्री है, वो बेचारे कहां कहां भागे। बंगाल भी भागे, बिहार भी भागे, उत्तर प्रदेश में योगी जी से भी निपटे, तो सारे काम उन्हीं के जिम्मे है, दूसरा वहां कोई है ही नहीं काम करने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरी है कि भाई आप प्रधानमंत्री के ऊपर इतना जो है वो जोर जबरदस्ती करते हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन डाल देते हैं कि उन बेचारों को समझ नहीं मिल पाता है कि वो देश का भी काम करें और पार्टी का भी काम करें। तो पार्टी का काम तो कर लेते हैं, देश का छूट जाता है। अब पार्टी का काम भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि देश बहुत बड़ा है, सब जगह देखना है उनको। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो इन सारी चीजें हैं उसमें अपने अंदर एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि कौन कहाँ किस तरीके से काम करेगा। तो सारा काम अगर प्रधानमंत्री देखेंगे तो काम होने से रहा, मुझे लगता है। तो अब ये इसके दुष्परिणाम जो आएंगे वो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी इसको देखने को मिलेगा, और खासतौर से जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें निश्चित तौर पर इसका असर जो है, अगर देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बंगाल में एक बड़ी भगदड़ होती है, तो इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो बहुत जबरदस्त होगा। और मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझना चाहिए। अगर बंगाल में आपके यहाँ कुछ कमियां हैं तो आप वहां ध्यान दीजिए, जो वायदे आप अपने कार्यकर्ताओं से करके आए थे उसको पूरा कीजिए। मुझे जो लगता है बाकी भारतीय जनता पार्टी स्वयं सक्षम है अपना हित और अनहित सोचने में, हम लोग क्या है। जी अजीत जी बिल्कुल। सुमन जी सीधे आपके पास आना चाहूंगा, आखिर क्या कारण है? एक सवाल उठता है कि क्या कारण है। देखिए 3 सीट वाली भाजपा इस बार 77 सीट जीतने में कामयाब रही, और उसके बाद भी अब भगदड़, आखिर क्यों?
ये तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, बहुत लोग जो हैं उनकी सरकार नहीं बनी, भाजपा की ये उम्मीद में थे कि हाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी तो ठीक है 5 साल तक अपना सब कुछ जो है अच्छा चलेगा। राजनीति में लोग 5 साल के इंतजार में रहते भी हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आखिर अविश्वास क्यों और कैसे पैदा हो गया कि इतनी भगदड़ मचने वाली बात आ गई, लोग चिट्ठियां लिखने लगे, लोग छटपटाने लगे, जैसे कि जल बिन मछली जो कहते हैं कि, और जो अभी सरला मुर्मू ने और तमाम लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। आखिर क्या कारण है कि एक अविश्वास जो है वो सीधा का सीधा, भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहां तो लोग उनके नाम से चुनाव जीत जाते थे, अब आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके साथी अमित शाह या और भी उनका जो पूरा का पूरा कुनबा है उनके साथ लोग काम करना नहीं चाहते हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल के लोग। क्या कारण हो सकता है, थोड़ा समझना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप लोगों से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, समझते हैं, क्या बोलते हैं लोग पश्चिम बंगाल के? राजीव जी, ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। आप अगर देखेंगे उन्होंने तो फार्मर्स को कुछ पैसे दिए हैं, जिन लोगों का जनधन योजना है उनका भी अकाउंट में कोरोना के टाइम में कुछ पैसे गया है। लेकिन लोग फिर भी नाखुश क्यों हैं? क्योंकि लोगों को अभी भी याद है कि लोगों को 15 लाख मिलना चाहिए था। तो जिन लोगों को 15 लाख मिलना चाहिए था, आप अगर उनको 6,000 देंगे तो लोग क्या खुश होंगे? वही बात बंगाल में हुआ है ना। ये जो 200 ये लोग बोले थे 200 पार हो जाएंगे, तो मैं ऐसे बहुत सारे बीजेपी का कार्यकर्ता को जानता था जो तो आप कैसे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेंगे, कैसे वो हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, कहां पे वो चेंबर के लिए क्या गाइडलाइन तैयार करेंगे, वो सारा कुछ उन लोगों के ड्रॉयर में था। तो इतना जो एक्सपेक्टेशन था ना, उस एक्सपेक्टेशन के दबाव में भाजपा नीचे आ गया। देखिए, ये आप अगर बड़े तरह से बड़े कैनवास में सोचेंगे तो ये बंगाल नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का अपना जो पॉलिटिक्स है उसका प्रॉब्लम है। वो एक्सपेक्टेशन इतना राइज करा देते हैं ना, उसके बाद उसका डिलीवरी बहुत स्लो होता है। आप देखिए आज के दिन में इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को कोविड के लिए वैक्सीन चाहिए, तो वैक्सीन हमारे पास है नहीं, तो वैक्सीन है अमेरिका के पास। तो सब लोगों को पता है अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो तो मोदी जी का खास दोस्त है। पहले उन्होंने बोला था कि बाराक और उनमें तो तू चलता है, ठीक है, बाराक तो उसको फोन करके नरेंद्र तू बोलता है, वो भी फोन करके बाराक तू बोलता है। लेकिन बाराक ओबामा का पूरा बायोग्राफी हमने इधर से उधर देखा, कहां पे भी नरेंद्र मोदी को फोन करके ऐसे बोला है याद नहीं है। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद ट्रंप आया, कल रात के परसों रात को उन्होंने कमला हैरिस के बारे में ट्वीट कर दिया, ये कमला हैरिस के साथ बात हो गया है, हमारे वैक्सीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितने वैक्सीन अमेरिका छोड़ रहा है? 70 लाख। 16 एशिया के 16 देश को दे रहे हैं, तो भारत को कितना मिलेगा? 5 लाख। 5 लाख की वैक्सीन से 130 करोड़ का देश का क्या होगा? लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी को दिमाग में आता है कहां? वो उनका प्रॉब्लम है, वो एक्सपेक्टेशन इतना राइज करा देते हैं ना, जो सब लोगों को लगता है। देखिए, मैं बोलता हूं नरेंद्र मोदी जी ने काम तो किया है सबको, 6,000 5,000 तो फार्मर को मिला है। लेकिन वो फार्मर सोचता है 6,000 से मेरे को क्या होगा, मेरे को तो 15 लाख मिलना चाहिए था। 15 लाख के लिए वो रामदेव जी के पास जाता है, क्योंकि वो ब्लैक मनी सारा रामदेव जी और मोदी जी लाने वाले थे ना। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन जो नरेंद्र मोदी जी पैदा करते हैं ना, उससे प्रॉब्लम होता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का आप अगर देखेंगे जो पूरा पॉलिटिक्स, वो डिमोनेटाइजेशन करता है, वो पाकिस्तान के बारे में बोलता है, जो भी बोलता है ना, वो आपको उसको देख के लगता है कि सलमान खान का सिनेमा का डायलॉग, ठीक है, पूरा दबंग पॉलिटिशियन आ गए। और ये बीजेपी का आईटी सेल उसका पूरा बिल्डअप कर देता है, हमारा दबंग लीडर आ गया। अमरिंदर जी ने बिल्कुल ठीक बोला, ये चुनाव के पहले बीजेपी का सारे लीडर, जेपी नड्डा, अमित शाह जी तो बंगाल की घर पे जाके इतना खाया, मैं तो हैरान हो गया था। मैं क्यों हैरान हुआ था वो मैं बाद में बताता हूं। हम लोग बंगाली लोग ज्यादातर नॉनवेज होते हैं, कम से कम तो मछली तो खाते ही हैं, लेकिन ये दोनों थे आरएसएस, तो कम से कम 40 लोगों के घर पे खाए और किसी भी जगह में मैंने प्लेट में एक मछली भी नहीं देखा। तो मैं सोचा बंगाल क्या पूरा चेंज हो गया, सारा लोग जय श्री राम बोलने लगा।
तो बंगाल चेंज नहीं हुआ, तो इलेक्शन के बाद मैंने देखा। तो आपने ये 2 मई के बाद अमित शाह या जेपी नड्डा किसी भी घर पे किसी भी घर पे जाके खाना खाया या तस्वीर देखा है? पहले तो सारा नेशनल चैनल दिखाता था अमित शाह जी इन ए ट्राइबल हाउस हैविंग द गाला नहीं, आई मीन एक्चुअली गाला, बट वो पास में बैठ के खाना खा रहा है। आप उसका तस्वीर देखा? यश के बाद आपने कभी देखा जेपी नड्डा जी जहां पे हमारा बहुत सारे डैमेज हुआ है, ऐसे शुभेंदु अधिकारी के पास ही जाके दीघा जो हमारा एक टूरिस्ट सेंटर है वहां पे जाके खाना खा रहा है? तो इन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारा बचपन में, राजीव जी आपने भी देखा होगा, बचपन में ट्रेलर जो होता ना, आवाज ट्रेलर में बहुत, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा था पहले हमारे बचपन में अटके, सुनाई? हाँ आ रही है। अब बीच में आपका वीडियो थोड़ा अटक गया था। अच्छा, मैं बोल रहा हूं तो ट्रेलर में ना बहुत एक्शन दिखता था, लेकिन जब पूरा 2 घंटे का सिनेमा आता था तब हम लोग देखते थे उतना एक्शन नहीं है। तो ये बीजेपी का इलेक्शन प्रॉमिस है, सारा कुछ जो ट्रेलर है, जो आपको हिंदी सिनेमा का ट्रेलर, जो कोई अच्छा, वो ऐसे प्रसून जोशी उसके पास है भी, एक अच्छा कैप्शन लगा के वो ट्रेलर बना देते थे। लेकिन जब सिनेमा रिलीज होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल का भाव 100 रुपया हो गया, तो लोग क्यों बीजेपी के साथ रहेंगे? देखिए, मेरे को पिछला डिबेट में वो एक बीजेपी का बहुत जो गोदी मीडिया का खास चैनल है, वहां पे कोई बोल रहा था जो जब लोग तृणमूल से बीजेपी छोड़ के जा रहा था, तो तृणमूल से बीजेपी जा रहा था, वो ट्रेन के लिए जा रहा है, और जब वापस आ रहा है तब भी आ रहा है। बिल्कुल अमोलिंदु जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बात बोला है। को पॉलिटिकल फ्यूचर देखना चाहिए, तो पॉलिटिकल फ्यूचर में बीजेपी कहां पे सेट करता है? बीजेपी वेस्ट बंगाल में आज उन लोगों को क्या दे पाएगा? ये जो, इसीलिए तो इन लोगों को ये पॉलिटिकल वायलेंस, ये सब बारे में बोलना पड़ रहा है। अच्छा, मानते हैं, आज एक मिनट के लिए मान लीजिए जो पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में बीजेपी जो बोल रहा है बंगाल में सचमुच हो रहा है, तो मुकुल राय कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? तो राजीव बनर्जी कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? ये यहाँ के हमारे बंगाल के बहुत नामी बंदे, जो क्रिकेट का बड़ा हस्ती था, जगमोहन डालमिया का बेटी वैशाली डालमिया, जिसको उड़ा के ले गया था, जिन्होंने ममता बनर्जी के बारे में बहुत खराब बोला, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? तो बात यह है, जो बीजेपी का जो पुराने लीडर है, उन लोग अपना मुंह बचाने के लिए बहुत सारे कुछ बोलने पड़ रहे हैं, वो पीटा जा रहा है, वो जा रहा है, और जो नए जिन लोगों को भगा के लाया था या डरा के लाया था, वो सारे लोग अभी बीजेपी के ऑफिस की तरफ भी नहीं जाते। आप सोचिए, जो उनका जो यूथ प्रेसिडेंट, वो आज स्टेटमेंट दिया है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट का कार्यक्रम इसलिए अटेंड नहीं किया क्योंकि बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है और मैं स्टेट गवर्नमेंट का लॉकडाउन मानता हूं। तो इतने दिन तक उनको याद नहीं था लॉकडाउन चल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट ए जोक। और आपको वो होता है ना, ये लोग बोलते हैं जब नाव डूबने लगता है तब वहां पे नाव में ज्यादातर जो पैसेंजर है रहना नहीं चाहता है, वो भागना चाहता है। देखिए, आप जो मुकुल रॉय और शुभ्रांशु राय के बारे में बोला, आप चेक कीजिएगा, मुकुल रॉय पिछला 1 महीने से कोरोना में अफेक्टेड है, उनका बीबी 3 वीक से कोरोना में अफेक्टेड है, ठीक है, और हॉस्पिटल में पिछला 7 दिन से है। मेरे साथ 2 बार मुकुल राय का बात हुआ है। तो मुकुल राय को प्राइम मिनिस्टर का कब याद आया? जब ममता बनर्जी के भतीजे और अभी उसके पार्टी का आज के दिन के उनके पार्टी का नया नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी अचानक से मुकुल राय की बीबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसका दूसरा दिन मुकुल राय का याद नरेंद्र मोदी को आता है। आपने सुना था जिस दिन यश के लिए प्राइम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल विजिट कर रहा था, एक बार मुकुल राय को फोन किया था। देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा में एक्ट करते हैं ना, जहां से वो स्क्रिप्ट
अचानक से चेंज हो जाता है। आपका स्क्रिप्ट में था लास्ट सीन में आपके आके सब लोग गले में माला डालेगा और बोलेगा आपने कितना अच्छा किया, बंगाल आपके हाथ में आ गया, जो बंगाल जो कल्चरल रेवोल्यूशन का जो जगह है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जी जगह है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जगह है, वहां पे अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जय जयकार है। आपने पूरा स्क्रिप्ट बना के रेडी था, अचानक से वो स्क्रिप्ट चेंज हो गया। तो इन लोगों को मालूम नहीं, इन लोगों को नया डायलॉग क्या बोलना है वो मालूम नहीं है ना, इसीलिए ये लोग अभी घबरा रहा है, भाग रहा है। आपने सुना है नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद से मैं आपको याद करा दूं, मैं आपको इतने बार सोनार बांग्ला के बारे में बोला है ना नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बोलता हूं राम मोहन रॉय, वन ऑफ द स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडियन रेनेसा, उसका बार्थ सेंटेनरी गया, उसका 200 साल का बात गया, एक ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने कुछ बोला। ये इतने झूठे और इतने क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहिए था, इंडिया का होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है, शर्म लगता है। इन लोगों का ना कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, पूरा कैमोफ्लेज, पूरा ड्रामा चलता है ना। तो ये ड्रामा अभी क्या करेंगे, इन लोगों को क्या समझाएंगे, मुकुल राय को क्या समझाएंगे। मुकुल राय का, मैं सीधी बात बोलता हूं, मुकुल राय का जिंदगी का एक ही विश लिस्ट था, उनका बेटा इलेक्शन जीते और मंत्री बने, तो वो तो होगा नहीं अगला 5 साल। तो मुकुल राय क्या करेंगे, बोलेगा बेटे को जा तू अभिषेक के साथ दोस्ती कर ले, वापस चले जा। देखिए, अगर बीजेपी का प्रॉब्लम होता है, मैं बोल रहा हूं ना, कि क्यों लोग नाखुश है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कब मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट तोड़ा था, उसके बाद से 1.5 साल चला गया, अभी तक वो सिर्फ एमपी बन के घूमता रहता है दिल्ली में इधर उधर, अभी तक वो कोई मिनिस्टर बन नहीं पाया। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक बोला था, जो मेरा सीएम कैंडिडेट था वो बीजेपी का बैक बेंचर है। तो यही बीजेपी का प्रॉब्लम है, बीजेपी दूसरे पार्टी से लोगों को तो डरा के, धमका के, पैसा दे के लेके चला आता है, लेकिन वो जानता नहीं है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू मैनेज, तो उसको हैंडलिंग नहीं आता है। इसलिए हैंडलिंग नहीं आता है, इसलिए लोग बीजेपी में रहना नहीं चाहता है। राजीव जी बिल्कुल, बहुत विस्तार से और बहुत सही आपने आकलन किया है, और ये बातें ही बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया है कि आखिर बीजेपी किस ढंग से लोगों को लाती है, और आखिर क्या कारण है कि अब पश्चिम बंगाल के लोग जो हैं, बीजेपी के लोग, वो टूटने लगे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में वो बीजेपी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर लें। 33 ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनकी फहरिस्त यहां लगी हुई, जिनकी और ये लंबी लिस्ट है, आगे हो सकता है कि और भी बढ़ जाए। 75 में से अगर 33-35 लोग टूट के चले आते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी बीजेपी की, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, आप सबके कुछ लोगों के जो विचार हैं, जो प्रश्न हैं, कुछ वैसे वो भी ले लें साथ में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त चर्चा दोस्तों हम यही कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी में भगदड़ मच रही है, और जो हम लिख भी रहे हैं कि बीजेपी में भगदड़, क्योंकि ये बिल्कुल, और जैसा अभी हमारे साथी सीधे कलकत्ता से जुड़े हुए हैं सुमन भट्टाचार्य, जो कह रहे हैं कि आप अगला 3 महीना आप देखिए कि बीजेपी जो वहां की है, पश्चिम बंगाल की है, वहां क्या कुछ होने वाला है। तो आखिर क्या कारण है कि बीजेपी अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पाती है। और एक नजर यहां आ रहा है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी और शाह, उस पर भी रात 9 बजे चर्चा हम लोग करेंगे। और खासकर आज योगी आदित्यनाथ का दोस्तों आप जानते हैं कि जन्मदिन है, और आज इस जन्मदिन के मौके पर अगर देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें विश न किया हो, आप जानते हैं कि कई लोग जिनका जन्मदिन होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और उनके साथ साथ लंबी लिस्ट लग जाती है उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की। लेकिन आज क्या कारण है कि आदित्यनाथ योगी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने उन्हें विश नहीं किया? क्या कारण है कि अमित शाह ने विश नहीं किया? क्या कारण है कि तमाम कई सारे भाजपा के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने उन्हें विश नहीं किया? इस पर चर्चा हम करेंगे रात 9 बजे खरी खरी में। वहां बिल्कुल खरी खरी बातें होंगी, आप जानते ही हैं कि उस कार्यक्रम में भी हम लोग 9 से 10 खरी खरी बातें करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी और अमित शाह, इस पर चर्चा होगी, और इसलिए उसमें भी आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों, और पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों भगदड़ मच गई है बीजेपी में, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं, इन लोगों के कुछ सवाल, कुछ विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में लगातार आ रहे हैं, वो जरूर लेना चाहता हूं। उर्मिला नायक का कहना है कि नेक्स्ट पीएम ममता दीदी,
उर्मिला जी कह रही हैं कि ममता दीदी जो हैं वो नेक्स्ट पीएम बन सकती हैं। असलम चिश्ती का कहना है कि उत्तराखंड के सीएम को मुबारकबाद दी थी, योगी को नहीं दी। देखिए उत्तराखंड के सीएम को दी थी, लेकिन इसको इसी पे तो चर्चा होगी दोस्तों, आप जरूर जुड़िए और चर्चा हम करेंगे। असलम चिश्ती का ये कहना था। प्रियंका शाह हमारे साथ में हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कह रहे हैं सुमन दादा आपने कोथा अनेक सत्य खूबे भालो। थोड़ा बहुत बांग्ला जैसे मैं समझता हूं, उस हिसाब से जो कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी की आपने बहुत सही बोला, सच बोला, शायद यही है ना सुमन जी? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके अलावा संदीप कुमार हैं जो कह रहे हैं बीजेपी का समय शमशान जाने के आया है, ये कह रहे हैं। फिर असलम चिश्ती कह रहे हैं कि आप लोगों से गुजारिश है कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, सरकार आपको 10वीं और 12वीं से बचा सकती है, 13वीं से नहीं। ये देखिए असलम जी एक पे एक कमेंट लिखते हैं और बहुत कई बार, लेकिन हाँ ये बात सही है कि 10वीं और 12वीं से सरकार ने तो बचा दिया है, यानी कि 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के एग्जाम। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। जब 10th बोर्ड की बात आपने की थी और उसे रद्द किया था, तो 12th बोर्ड को उस समय क्यों नहीं रद्द किया, उसके लिए 2 महीने का वक्त क्यों लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद उतने दिनों तक बच्चे जो हैं 12वीं के बच्चे, वो जिन परेशानियों में रहे, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। संदीप कुमार हैं जो लगातार बने हुए हमारे साथ में। मोहम्मद खुर्शीद हैं जो कह रहे हैं 7 साल से भाजपा के नेताओं ने जनता से इतना झूठ बोला है कि जनता को भाजपा से विश्वास उठ गया है। अब भाजपा के नेता बौखलाहट में हैं। जाकिर हुसैन भी हमारे साथ में बने हुए हैं। A1 टेक STM हमारे साथ में, SK मुबारक हैं। अशोक सांगवान, बहुत दिनों बाद अशोक जी आप दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है ओवैसी जो हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं। ओवैसी जी की बात ये कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में ओवैसी जा ही नहीं पाए थे, गए तो थे, बाद के चरणों में प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। लेकिन हाँ ये बात सही है कि चाहे अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्या करेंगे ये भी देखना होगा, लेकिन बिहार में ओवैसी ने बहुत ही काम तमाम करने में, खासकर आरजेडी का काम तमाम, और जो दूसरा ग्रुप था यानी कि एंटी बीजेपी और नीतीश कुमार का जो ग्रुप था, उस ग्रुप को यानी महागठबंधन जिसे कहा जा रहा था, उसका काम तमाम करने में ओवैसी जी ने बड़ा योगदान दिया था, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम किया था। इसलिए ये भी देखने की जरूरत है। उसके अलावा पठान इलियास भी हैं, बहुत खूब कह रहे हैं। पठान इलियास भी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। संदीप लगातार हैं। अजीत यादव हमारे साथ बने हुए हैं। उल्ताफ सिद्दीका जो टीएमसी बायकॉट, बीजेपी बायकॉट कह रहे हैं। नासिर अब्बासी हैं। मोहम्मद नासिर की तरफ से योगी जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं मोहम्मद नासिर। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं यू 3 गुड एनालिस्ट। देवेंद्र चटर्जी बहुत धन्यवाद आपको भी, और मोहम्मद आप भी बहुत अच्छी अपने कमेंट्स जो हैं देवेंद्र चटर्जी के काफी अच्छे आते हैं और लगातार लिखते रहते हैं, तो आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहते हैं। अजीत यादव हैं जो कह रहे हैं दीदी अगला पीएम। फिर विमलिक धांधा, बहुत दिनों के बाद विमलिक धांधा जी जुड़े हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तड़ीपार 60 सिलेंडर दिखाई पड़ा है, बचकर रहना क्योंकि बंगाल से पिट कर आया है, बिमलिक धंधा जी कह रहे हैं। फिर मोहम्मद सद्दाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं आप लोग सही बात दिखाते हैं और बताते हैं, बहुत धन्यवाद आपको भी। अमन बुर्रा हमारे साथ में है। सुखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद फतेही हैं। मोहम्मद नौशाद हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद इकबाल भी हैं। भारत महतो भी हैं। रितेश शर्मा, मोनू कुमार, फिर शहनशाह अली बेस्ट एंकर कह रहे हैं। फिर विशाल रंजन, यूपी में क्या होगा सर, यूपी की बात रात 9 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िए विशाल जी, रात 9 बजे हम यूपी की बात करेंगे, पूरा फुल फोकस्ड यूपी की बात होगी। और भी कई सारे साथी। अभी नाहर कह रहे हैं मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कलयुगी राज्यपाल नहीं देखा, धनखड़ जी ने तो भारत के संविधान को तार तार कर दिया है, कल्याण सिंह ने ये गुलामी में मिलो आगे हैं, कह रहे हैं कल्याण सिंह से भी ये आगे हैं धनखड़ जी। और धनखड़ जी के बारे में लगातार सुमन जी बताते रहते हैं कि क्या कुछ है, क्योंकि धनखड़ जी और सुमन जी के बीच में मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है शायद, इसलिए बहुत सारी बातें सुमन जी 1 किलोमीटर की सर, 1 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए बहुत जब वो क्या घूमते हैं क्या सोचते हैं ये भी इनको पता रहता है। तो धनखड़ जी के बारे में बिल्कुल
सही कह रहे हैं सुमन जी। 1 किलोमीटर की दूरी में मतलब बिल्कुल पड़ोसी हैं, आप समझ सकते हैं। राशिद फतेही भी हमारे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र चटर्जी U3 लिख रहे हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद लगातार बने हुए हैं, सीमा खातून है हमारे साथ में, फिर सुहेल अख्तर बोल रहे हैं नंदीग्राम में वास्तव में क्या हुआ था, पहले जीता हुआ बताया गया, फिर हारा हुआ, कुछ खेला हुआ है क्या? बहुत छोटे से अंतर से। हाँ बिल्कुल, खेला तो कुछ हुआ है वहां पर नंदीग्राम में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। असगर अकोला भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुबारक हुसैन कादरी भी हैं जो कह रहे हैं, मुबारक हुसैन जी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा न्यूज़ दिखाते हैं, आप जैसा पत्रकार हिंदुस्तान में होना बड़े गर्व की बात है। मैं उत्तर प्रदेश से मुबारक हुसैन कादरी आपका बहुत बड़ा फैन हूं, रवीश कुमार जी का भी फैन हूं। बहुत धन्यवाद मुबारक हुसैन कादरी जी की आप देखते हैं, सुनते हैं हम लोगों को, हमारे साथ तमाम जो साथी जुड़ते हैं उन लोगों के विचारों को भी आप लोग सुनते हैं और सराहते हैं, और उस पर आप कमेंट लिखते हैं। कहीं हमसे गलती हो जाए तो उस पर भी लिखिए आप, बिल्कुल हम लोगों में अगर कुछ और भी परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी आप लोग लिखा कीजिए। कोई ये जरूरी नहीं है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम जो कह रहे हैं वही सही है, वही मानना है। आपको जो सही लगे उस पर भी विचार जरूर रखा कीजिए आप लोग। जावेद इकबाल भी हैं, इब्राहिम अली भी हैं जुड़े हुए, असलम चिश्ती भी हैं, और उसके अलावा मुबारक लगातार लिख रहे हैं। तो तमाम साथियों, पल्लव भट्टाचार्य भी हैं हमारे साथ में, मोदी बोल्ड आउट कह रहे हैं। तो कुछ लोगों के हो सकता है कि कमेंट दोस्तों छूट गए हों, लेकिन चूंकि समय की पाबंदियां रहती हैं इसलिए कई लोगों के कमेंट नहीं ले पाता हूं। हमारे साथी भी जुड़ते हैं, उनके विचारों को भी आप सबके साथ साझा करना होता है, इसलिए जरूरी होता है कि कुछ आप लोगों के विचारों को रखूं, कुछ उन लोगों के विचारों को रखूं। अमलेंदु जी, अब सीधा आपके पास आना चाहूंगा, और बहुत सारी बातें, बहुत ही क्लियर कट बातें करते हैं सुमन जी, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ दिल्ली में क्या कुछ धड़कनें बढ़ रही हैं, क्या तेज हैं, यह समझना चाहता हूं। आपके पास क्या कुछ खबर है खासकर बीजेपी को लेकर के? और ममता बनर्जी की जब बात हम करें तो कई सारे साथी लिख भी रहे हैं कि अगला पीएम ममता बनर्जी। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने एक जोश भरने का काम विपक्ष में किया है और विपक्ष को एक रास्ता दिखाया है कि आने वाले समय में अगर आपको मोदी जी को चुनौती देना है तो उसी राह पे चलना होगा जिस राह पर मैं चल करके तीसरी बार अपनी सत्ता को हासिल की हूं, यानी कि हैट्रिक बना करके और फिर से मुख्यमंत्री बनी हूं? यह आपको लगता है कि एक पैगाम ममता बनर्जी ने विपक्ष को दिया है? देखिए, निश्चित तौर पे ये पैगाम तो ममता बनर्जी ने दिया है और इससे कोई दो इनकार नहीं है, कोई दो राय इसमें नहीं हो सकती, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष जो है वो इस संदेश को ग्रहण करना चाहेगा? ममता बनर्जी के साथ देखिए दूसरी चीजें हैं, और जो बाकी विपक्ष जो है, खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ बहुत सी चीजें दूसरी हैं। ममता बनर्जी जिस धाकड़ पने के साथ और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है, या ममता बनर्जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दे रही है, वो क्या, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ अखिलेश यादव या मायावती यहाँ उस तरीके की चुनौती दे सकते हैं? ये सोचने वाला प्रश्न है। इसी तरीके से क्या केसीआर या नवीन पटनायक जो है वो इस तरीके की चुनौती देने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि इस तरीके की परिस्थितियां जो है दूसरे क्षेत्रीय शत्रुओं के साथ नहीं। ममता बनर्जी की अपनी स्थिति दूसरी है और दूसरे लोगों की स्थितियां दूसरी है। दूसरे लोगों की गर्दनें जो है वो कई जगहों पर बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, और इसलिए उनको सामने भले ही विरोध करते रहे, लेकिन इस हद तक जाकर के विरोध भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर सकते जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप सोचें कि अखिलेश यादव जो इस तरीके से आकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी करती है, तो मुझको तो नहीं लगता कि वो इस तरीके से कर पाएंगे। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी नीतीश को निशाने पर रखते हैं खूब अच्छी तरीके से, लेकिन भाजपा के प्रति उस तरीके से मुझे नहीं दिखाई पड़ता जिस तरीके से लालू प्रसाद जी जो है भाजपा को अपने निशाने पर रखते थे। तो ये बहुत सी चीजें का अंतर है, और मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें बहुत सी कमजोरियां हैं। उस कमजोरियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी अब तक उठाती रही है और शायद आगे भी उठाएगी, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को जो है थोड़ा मजबूत होना चाहिए और अपना डर जो है थोड़ा निकालना चाहिए। जी राजीव जी, अमलेंदु जी, लेकिन एक सवाल सीधे सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा, और बहुत सही दिशा में हम डायरेक्शन में बात ये कर रहे हैं कि ममता बनर्जी चलिए जीत करके एक फाइटर स्किल ममता बनर्जी में है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और अभी से नहीं, जब से तृणमूल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाना, उसके बाद से चाहे नंदीग्राम का आंदोलन हो, चाहे सिंगूर का आंदोलन हो, और उसके बाद फिर सत्ता में आना और 34 साल के वाम दलों के किले को ढहा देना,
लेना और उसके बाद अब लगातार हर बार 200 से ज्यादा सीटें जीत करके आना। पहला चुनाव जो था वो चूंकि गठबंधन के साथ, कांग्रेस गठबंधन के साथ था तो वो बात, लेकिन उसमें भी 200 से ज्यादा सीटें, सेकंड में भी 200 से ज्यादा सीटें, इस बार भी 200 से ज्यादा सीटें। और साथ साथ एक बात मुझे बताइए कि क्या अब पश्चिम बंगाल के लोग, जैसा कि साथी लिख भी रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं, सबूज चट्टोराज लिख रहे हैं कि वी वांट बंगाली पीएम, तो क्या अब यह चर्चा भी होने लगी है क्या बंगाल में कि हां अब ममता बनर्जी जी को हम अब दिल्ली में देखना चाहते हैं, एज अ पीएम देखना चाहते हैं? ऐसी चर्चा भी हो रही है क्या? और आपको लगता है कि आने वाले समय में 3 साल बाद जब चुनाव है इस देश में, लोकसभा का चुनाव, उस समय ममता बनर्जी, क्योंकि विपक्ष को रास्ता दिखाना, चलिए जैसे अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, चाहे यहां अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इन लोग क्या उस स्पार्क के साथ करेंगे, उस स्पार्क के साथ में राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, यह अलग बात है। ममता बनर्जी खुद सामने बाहर निकल के आएंगी क्या? एक बात। दूसरी बात, क्या वो एक सर्वमान्य विपक्ष की नेता बन पाएंगी क्या? हालांकि ये इफ और बट वाली बात है, फिर भी एक पॉलिटिकल चर्चा हम कर रहे हैं, एक एनालिस्ट के रूप में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होगा। दो बात है। पहले जो राजीव जी आपका क्वेश्चन है, मैं बोलना चाहूंगा जरूर, बंगाल में तो ये सारा सोच है, क्या ममता नेक्स्ट 2024 के लिए चैलेंजर बनेगी कि नहीं। आप अगर देखेंगे, एक पॉपुलर वेब सीरीज आ गया है फैमिली मैन 2, जहां पे भी एक बंगाली प्राइम मिनिस्टर को दिखाया गया है और एक वुमन प्राइम मिनिस्टर, जिसको लेके भी भाजपा बहुत नाखुश है। ऐसे भी भाजपा सारे वेब सीरीज से नाखुश रहते हैं जहां पे हिंदुत्व के बारे में कुछ भी दिखाया गया। तो ये इसके बंगाल के पेपर में, ये बंगाल के सारे पोर्टल में भी ये आ गया है। और आप देखेंगे तो तृणमूल की तरफ से भी एक कैंपेन लॉन्च किया, #प्राइम मिनिस्टर। मैं अमलेंदु जी का एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बात पे फिर वापस आना चाहता हूं। मैं अमलेंदु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब इंडिया की जो दूसरे सारे लीडर है, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये सारे लोग ममता जी जैसे फ्रंट फुट में जाने के लिए डरते हैं, शायद डरते हैं। लेकिन मैं दो बात बोलूंगा। एक बात, ममता जी के खिलाफ भी बीजेपी को सारा जो टूल्स है, बीजेपी का जो वेपन है, सीबीआई, ईडी, वो सारा यूज किया, लेकिन फिर भी ममता जी या अभिषेक बनर्जी उससे डरे नहीं। और दूसरा एक बात, क्योंकि आप बंगाल को माइक्रो में रख के मैक्रो में इंडिया की सीन देखना चाहते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी और उनके भक्त कुल का जो आइडियल कंट्री है इजराइल, वहां पे आप देखेंगे जो नेतान्याहू जिन्होंने पिछला 12 साल से इजराइल को परेशान कर दिया था और उसके खिलाफ इतना करप्शन के चार्ज था, शायद अभी तक ऑपोजिशन में यूनाइट होके उसको आउस्ट कर रहा है, उसको ढकेल रहा है। क्यों ढकेल रहा है? इसलिए ढकेल रहा है कि नेतान्याहू इजराइल को जिस तरह से स्पॉइल किया, उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्ज है, उसको इजराइल के जो सारे पॉलिटिकल पार्टी है, 8 पॉलिटिकल पार्टी, और आप देखेंगे यहां पे बिल्कुल अरब मुस्लिम लीग जैसे पार्टी और उधर बिल्कुल राइटिस्ट पार्टी, ये सब एक प्लेटफॉर्म में आ गया है। लेकिन आपने जो बात बोला है, सारे ऐसे घटनाक्रम के लिए, जैसे इंडिया में भी जयप्रकाश नारायण की जरूरत हुआ था, एक कैटलिस्ट होना चाहिए। क्या ममता बनर्जी वो कैटलिस्ट हो सकते हैं? मेरे ख्याल से जरूर, क्योंकि वो बंगाल की इलेक्शन के जरिए वो दिखा दिया है, अगर जो झूठे है, जो मक्कार है, जो ऐसे देश के बारे में सोचता नहीं है लेकिन ज्यादा बात करते हैं, इन लोगों को आप अगर उसके घर पे जाके बोलो और मारो मीन्स पॉलिटिकली अटैक करो, तो वो लोग भी भाग जाते हैं, वो लोग भी इलेक्शन हारते हैं। तो इसके बाद से मेरे खिलाफ, मेरे सोच से जो अमलेंदु जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है। देखिए केसीआर बोलिए या जगन रेड्डी बोलिए, इन सारे लोगों का कुछ ना कुछ कमी है। जगन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई का केस है, तेजस्वी यादव के बारे में जो अमलेंदु जी बोला बिल्कुल ठीक बात है। वो जितना नीतीश को निशाने पे लेता है, वो बीजेपी को उतना निशाने पे नहीं लेता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं बोलता हूं, इसलिए मैं इजराइल का एक एग्जांपल खींचा। आप अगर देखेंगे जो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट
जो कभी सोचा नहीं था जो ये सारे लोग एक मंच पे आ जाएंगे, उस सारे लोग एक मंच पे आ गया और नेतानियाहू को आउस्ट करने का एक कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे। पिछला 12 साल में नेतानियाहू पैलेस्टाइन के साथ जितना झगड़ा दे चुका है, अगर कोई इजराइल का इकोनॉमी को देखेंगे तो उसमें ये पिछला 12 साल में इजराइल का इकोनॉमी का इजराइल में 3.4% का सब्ट्रैक्शन है। तो अगर आप देखेंगे जो इजराइल को इतना नीचे नवाने के बाद, इसलिए लोग नेतानियाहू को हटाना चाहते हैं। मैं इसलिए इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का तुलना करता हूं, क्योंकि इनका भी वो कोशिश ऐसा ही रहता है, ये सारा वक्त अपने आप को एक मसीहा, अपना रिलीजन का एक मसीहा, हिंदू हिदायत सम्राट बोल के सामने लाता है और कोशिश करते हैं कम्युनल डिवाइड के ऊपर इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन शायद बंगाल के बाद ये जो कम्युनल डिवाइड के ऊपर इलेक्शन लड़ना, ये शायद इन लोगों के लिए चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि जो बीजेपी सारा देश में बोलता है, मैं उसको रिफ्यूट करता हूं और स्टैटिस्टिक्स के साथ बोलता हूं। बंगाल में बीजेपी ने हारा है इसलिए नहीं कि मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। बंगाल में बीजेपी इसलिए हारा है, बंगाल की जो हिंदू बंगाली है वो भी बीजेपी को रिजेक्ट किया है। बंगाल की जो वोमेन है, वो व्हाट एवर रिलीजन, व्हाट एवर कास्ट, वो जो महिलाओं हैं, वो दलित हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, वो बीजेपी को रिजेक्ट किया है। तो ये जो यूनिवर्सल जो एक बीजेपी के ऊपर रिजेक्शन खड़ा हो रहा है, ये जो नैरेटिव हो रहा है, ये बहुत बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है। देखिए बीजेपी चलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो इतने दिन बोला था जो इजराइल कितना बड़ा पावरफुल है, देखो उन्होंने क्या कर दिया। वो बोलता ही नहीं है कि इजराइल का क्राइसिस क्या है, नेतानियाहू के खिलाफ कितना करप्शन के चार्ज है। तो आप देखिएगा जे सेकेंड मई के बाद अमित शाह जी ने बंगाल के बारे में कोई ट्वीट नहीं करता है। आपने देखा है सेकेंड मई के बाद अमित शाह जी ने बंगाल के बारे में एक ट्वीट किया है। तो मैं वही बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को मेरा एक फेवरेट बुक है, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है, स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स। एंड ममता बनर्जी भी अब ये टर्म यूज करते हैं, जो आई एम ए स्ट्रीट फाइटर। जो लोग भी स्ट्रीट में आके फाइट करता है, वो ममता बनर्जी हो या राकेश टिकायत जो यूपी के फॉर्मर लीडर है, जो बिल्कुल दिल्ली में बैठे हैं, पिछले 6 महीने से बैठा है। अमित शाह और योगी इतना कोशिश किया लेकिन उन लोगों को हटा नहीं पाया। तो अगर आप जमीन पे चले जाओ और बीजेपी को चैलेंज करो जो आप मेरे को हटा के दिखाओ, तब बीजेपी को बहुत परेशानी होता है। और यही अगला चुनाव में मैं अमरिंदर जी की बात मानता हूं जो बहुत सारे परेशानी है, लेकिन इजराइल का मॉडल शायद हम लोगों को एक होप देता है जो अगर इन लोगों को जैसे भी हटाए, वो ग्रैंड कोalition में तेजस्वी यादव भी हो, जगन रेड्डी भी हो, और मैं बोलूं सिर्फ नवजोत सिद्धू को थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। वो कहां पे खेलता है, वो मैंने उसका पुराना आदत है ना। ये सबको अगर कांग्रेस मैनेज कर लेता है तो एक बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा बीजेपी के साथ। राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत ही अब समय खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। कुलदीप यादव ममता लिख रहे हैं, प्रेमा राम कह रहे हैं राजीव जी नमस्कार, किसान कोरोना काल में काम करते उसे मोदी सरकार दिया धोखा दिया, लिख रहे हैं। असलम चिश्ती भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अलनूर कह रहे हैं नमस्कार टू यू एंड योर टीम, ममता दीदी विल बी आवर नेक्स्ट पीएम। तस्लीम खान भी हैं, कह रहे हैं एक नारी सब पर भारी। रवि शारदा हैं, कह रहे हैं आज मानो या कल मानो देश को सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है, रवि शारदा का कहना है। फिर साहेब जादा का कहना है ममता दीदी नेक्स्ट पीएम, दीदी इज बेटर देन अदर लीडर, शी इज बेस्ट लीडर। फिर सुकुमार बनर्जी कह रहे हैं इन अ टीम ऑल 11 प्लेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्ट्राइकर्स, ममता इज स्ट्राइकर टू स्कोर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर संत कुमार पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिर मोबाइल गुरु हैं। फिर साजिद शाह मुजाहिद बने हुए हैं। सरफराज आलम हैं, आपके जैसा चैनल टीवी पर होना चाहिए कह रहे हैं। हम तो टीवी पे इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि टीवी पर जाएंगे तो पता नहीं है उनके रंग में रंग गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वहां से डर करके इधर ही रहते हैं, टीवी पे जाना नहीं चाहते हैं, सच बताऊं।
टीवी पे जाएंगे तो सच में अगर उस रंग में रंग गए, जो गोदी वाला रंग है उसमें रंग गए, तो आप लोग गालियां मारोगे, आप लोग देखना तो दूर थू थू करोगे आप लोग कि क्या हो गया डीवी लाइव। इसलिए यही सुनिए और इसी को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। आप लोगों के विचार हमारे विचार अगर मिलते हैं तो हम लोग एक नया हिंदुस्तान और नई दुनिया बनाने की कोशिश करें, जहां सबके बीच में एक मेल मिलाप हो, कोई बैर ना हो, किसी के प्रति नफरत ना हो, कोई हिंदू मुसलमान ना हो, कोई जातिवाद ना हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब के नाम पर जो लोग लड़वाते हैं इनसे दूर रहें, यही तो जरूरत है और यही करने की कोशिश करते हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या आरएलडी या क्या और भी पार्टियां, आरजेडी, तमाम या टीएमसी, तमाम पार्टियां अपनी राजनीति सब लोग कर रहे हैं, करें, लेकिन इनमें से जो अच्छा कर रहा है उनकी तारीफ करना चाहिए और वही हम करने की कोशिश करते हैं। जो खराब कर रहे हैं उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं और यहां पे आप लोगों का अगर साथ मिलता है दोस्तों तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। विनी कपूर जुड़ गई हैं जो कह रही हैं राधे राधे राजीव भाई जी, आप कल 9 बजे से मजे के मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। 9 बजे थोड़ा सा एक बड़ी गंभीर चर्चा होती है विनी जी, और उसमें कई बार सवालों के जवाब देने में दिक्कत आती है। कई लोग बोलते हैं और बीच में टोकना रोकना थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन फिर भी कल एक बात मैं जरूर कहता हूं, कल शाम को 7 बजे से जब मैं बैठूंगा इस प्रोग्राम को लेकर के तो सिर्फ आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। आप लोग सवाल लिखिए, हम हमारे साथ जो पैनलिस्ट होंगे वो आपके सवालों के जवाब देंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर सोच कर रखिएगा दोस्तों। और कल, क्योंकि अभी विनी कपूर कह रही है तो इसी से ये ध्यान भी और ऐसा सोचने में आया कि कोई इधर उधर की बातें नहीं, जो भी मुद्दे, जो भी बात, जिस विषय में आप सुनना चाहते हैं आप लिखिए, आपकी बातें हम रखेंगे और आपके विचार, आपकी बातों पे ही हम ये कार्यक्रम कल जो न्यूज पॉइंट हम करेंगे उसी पे करेंगे। हाँ, लेकिन शाम को 9 बजे का क्या करना है वो भी देखेंगे, लेकिन शाम 7 बजे तो जरूर आपके सवालों का ही जवाब देंगे, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल जो हैं छूट जाते हैं, बहुत लोगों के विचार छूट जाते हैं। इसलिए एक प्रोग्राम कम से कम 1 घंटा आपके सवालों पे ही होना चाहिए, वो हम करेंगे। अमित कुमार हैं जो हमारे साथ, आशीष मौर्य भी हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक सांगवान कह रहे हैं 9 बजे वाली चर्चा गंभीर और अच्छी रहती है, उसके लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको भी अशोक सांगवान जी। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। और सरफराज आलम भी हैं, तस्लीम खान भी जुड़े हुए हैं, कुंदन बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीवी लाइव में। आप जैसे ही पत्रकार होना चाहिए। कुंदन बिहारी जी, आपको अमलेंदु जी का नंबर चाहिए था, आप एक मेल जरूर कीजिए, उस पर नंबर दे दूंगा। अमलेंदु जी का आप नंबर लिख भी रहे थे, तो आप कुंदन बिहारी जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेल dblive15@gmail.com, dblive15, dblive15 gmail.com जो होता है उस पे आप कीजिए तो नंबर जरूर दूंगा मैं। इस्लाम अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आमिर हमजा भी हैं, मोहम्मद नदीम भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इकबाल जुड़े हुए हैं, राजेश सिंह जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती भी हमारे साथ बने हुए हैं, बडी यूनुस भी हमारे साथ बने हुए हैं, अली राजा हैं, आशीष मौर्य हैं। सब पार्टियों को, वामपंथी और नास्तिकों से क्या समस्या है लिख रहे हैं। विनी कपूर, जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय हो, राधे राधे कह रही हैं विनी कपूर जी। मोहम्मद इकबाल भी हमारे साथ बने, मोहम्मद शहजाद भी हैं, अब्दुल कयूम हैं, जितेंद्र पाल मीना हमारे साथ बने हुए हैं, अब्दुल कयूम लगातार, तस्लीम खान लगातार बने हुए हैं, विशाल जहांगीर बने हुए हैं हमारे साथ में, अनिल लोदीपुरी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं भाजपा संघी अपना सर्वोच्च दे चुका है, जो जनता के लिए सामूहिक महामरण और कुत्तों के लिए महाभोजोत्सव के रूप में नाकामी सामने आ रहा है। अब नासानी फिर नसे हों। बिल्कुल, शिवा कुमार शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो तमाम साथियों, प्रेम टमटा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश सिंह भी हैं, अमित कुमार हैं, और अब दोस्तों समाप्त करने का तैयब आलम भी लगातार बने हुए हैं, नूरुद्दीन सर, रंजीत कुमार, मदीना का मुसाफिर बहुत देर बाद आए हैं, उजैफ मलिक भी, डी मलिक वालिकर, जगदीश प्रसाद सर, आपका 5 साल से दर्शक हूं। जगदीश भाई बहुत धन्यवाद, आप 5 साल से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को देख करके हौसला जो है ना वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। मन करता है ये कार्यक्रम 2 घंटे कर लूं, लेकिन इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करना होगा। 9 बजे से फिर से जुड़िए हमारे साथ में। निर्मल मोहंती भी हैं, मोहम्मद नदीम भी हैं, तनवीर खान भी हैं। तमाम साथियों, अगर किसी का नाम छूट रहा है तो माफी चाहूंगा। असलम मेकरानी भी, सच्ची पत्रकारिता आपसे सीखने की जरूरत है। अशोक सांगवान जी, बढ़िया पत्रकारिता, प्रणाम कह रहे हैं, आपको भी बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार। राम नारायण
सायन मेघवाल भी जुड़े हुए। बहुत सारे नाम तो अब रट गए हैं, आपको बताऊं, आप लोगों के बहुत सारे नाम जो हैं अब लगता है कि एक परिवार का हिस्सा हो चुके हैं आप लोग, इसलिए जमालुद्दीन भी हैं, रंजीत कुमार भी हैं, सबा शाहरुख भी जुड़े हुए, तस्लीम खान भी है, राजकुमार ओम बेहुरिया भी हमारे साथ में, रंजीत भी, सुभाष सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, संजय कुमार, आसिफ अहमद, रंजीत, विनी कपूर और मुमताज अली, हारून अब्बास, रंजीत कुमार, तैयब आलम, तमाम साथियों। तो दोस्तों अब विदा होने का समय आ गया है और रात 9 बजे फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले विदा लेना चाहूंगा अपने दोनों पैनलिस्टों से, खासकर सीधे कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े रहे सुमन भट्टाचार्य जी। सुमन जी, आपको बहुत धन्यवाद, आप तमाम बातें बिल्कुल अपने अंदाज में रखते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप देते हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपको ऐसे ही जोड़ते रहेंगे, आपसे आपका समय बीच बीच में चाहिए होगा तो हमारे दर्शकों के लिए आप अपना वक्त निकालकर जरूर रखिए और आपको जो कुछ भी हो रहा है घटनाक्रम उस पे आपको हम जोड़ते रहेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका भी, जो आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और लगातार देखते रहे। अब सीधे 9 बजे मुलाकात होगी और चर्चा करेंगे हम आज बर्थडे बॉय यानी कि योगी आदित्यनाथ की, और उनके जन्मदिन पर क्या कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथी कह सकते हैं अमित शाह और तमाम लोगों ने उनको पब्लिकली विश नहीं किया, बर्थडे का, जन्मदिन का मुबारकबाद नहीं दिया। इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति से और बीजेपी की राजनीति से, तो आप हमारे साथ जुड़िए, वहां बातें खरी खरी। और इस वक्त अब आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।